हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं यूरिया इंपोर्ट के बारे में। हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 65% से ज्यादा आबादी अभी भी कृषि कार्यों में संलग्न है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी हुआ उसकी वजह से तेल और गैस के दाम नहीं बढ़े, उसकी वजह से उर्वरकों के भी दाम बढ़ गए। हम सबको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कहाँ पर क्या क्या हुआ, तेल गैस के दाम बढ़े। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी कई सारी बाधाएं आई, उसको लेकर के भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे क्योंकि केबल्स वगैरह उसी इलाके से गई। इसके साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट पूरा जो है क्रैश हो गया और उसके जो है साइड इफेक्ट्स देखे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हमें यहाँ पर पढ़ना है यूरिया के इंपोर्ट के बारे में क्योंकि हम 5 देशों से यूरिया इंपोर्ट करते हैं, उसमें से ज्यादातर देश जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही पड़ते हैं। इनको क्रॉस करके ही आपको जाना होता है, तभी आप यूरिया लेकर आ पाएंगे। लेकिन समस्या ये लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछले 2025 में देखिएगा, मार्च में युद्ध के बाद हमने जो है दुगना पैसा दिया है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने किया है एक टाई अप कह सकते हैं, एक समझौता रसिया के साथ, जिसमें बोला जा रहा है कि आने वाले 2 वर्षों में हम जो है बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया का उत्पादन करेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 दिसंबर में जो पुतिन है वो यहाँ पे आए थे, उनके साथ हमने एमओयू साइन कर लिया था। लेकिन जो है इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जो चीजें चल रही थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसकी वजह से हमें फाइनल फैसला लेना पड़ा और इंडिया रसिया ने यूरिया डील साइन की है 20,000 करोड़ सप्लाई यहाँ पर बूस्ट करने के लिए। अब इससे ज्यादा जो फायदा हमें होने वाला है हमको यही समझना है। तो इंडिया फास्ट ट्रैक यूरिया फैक्ट्री प्लांट्स इन रसिया अमिड ईरान। तो ये जो फैक्ट्री है ये लगाई जाएगी कहाँ पर? रसिया में लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यूरिया को बनाने के लिए आपको जो गैस की जरूरत पड़ती है, और हम सबको पता है कि गैस के अलावा जो फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, इसका सबसे बड़ा सेटअप वो रसिया में देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, कहीं और से सामान लेकर के घर पे बनाने से अच्छा है जहां पर सारा सेटअप है आप वहीं पर बना लीजिए। दोनों देशों ने यहाँ पर मिल करके एमओयू साइन किया है, डील की है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट है वो हमारे लिए कम हो जाएगा। अब ये कैसे कम होगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ईरान जंग के कारण हमने ये जो है फैसला लिया है। इस जो साझा प्रोजेक्ट है भारत और रूस का 20,000 करोड़, एक बार 20,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर क्या होने वाला है, 20,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, निवेश करने वाले हैं, जिसके माध्यम से 20 लाख टन क्षमता का हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अब ये देखो बात आई कहाँ से, बात यहाँ से आती है कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो है पिछले साल दिसंबर के आसपास जो है पुतिन आए थे और यहाँ पर बातचीत हुई थी। और इंडिया रशिया ट्रेड टारगेट ऑफ $100 बिलियन जो हमने कर रखा है, उसका भी आप इसको पार्ट मान के चल सकते हो। बात करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठप हो गई थी। अब ऐसा देखो, हुआ ये कि हमने जो है यूरिया को लेकर के चाइना से भी बात की थी। लेकिन चाइना को खुद जरूरत है और चाइना को भी जो है जरूरत के साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से उसको समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो उसने जो है क्या किया, हाथ खड़े कर दिए कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यूरिया प्राइस डबल हुए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे अपने जो है किसानों को देने पड़े। अब इंडिया के जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है इसके बारे में बात करते हैं, 25% ड्यू टू ईरान वॉर हमने यहाँ पर झेला है। तो ये क्या हुआ, देखो जाहिर सी बात है, खेती किसानी करने के लिए आपको फर्टिलाइजर चाहिए, वो नहीं है। और फर्टिलाइजर्स ऐसे नहीं है कि अभी जो है नहीं मिले तो 10 दिन बाद मिलेंगे तो आप यूज करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक समय होता है किसी भी फसल को फर्टिलाइजर देने का। तो यहाँ पर एक चिंता ये भी है कि समय निकलता जा रहा था और फर्टिलाइजर्स नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत जो है महंगे महंगे दामों में हमें खरीद करके देना पड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मेन रीजंस फॉर डिक्लाइन इन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम क्यों हो गया? पहली बात यहाँ पर है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप देखो, यूरिया के उत्पादन का रॉ मटेरियल जो होता है वो होती है गैस, वो नहीं मिल पा रही थी। दूसरा है हार्मुज स्टेज जो क्राइसिस चल रहा था, वो भी बड़ी समस्या थी। तीसरा था सर्ज इन एनर्जी क्राइसिस, हमने ऑलरेडी पढ़ा, तेल और गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक भी बढ़ गया और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ता चला गया। बात करते हैं यहाँ पर खाड़ी देशों का तनाव जो है वो हम अभी नहीं झेल रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, इसमें बात की गई थी कि जो हिमाचल है वहां पर जितनी जरूरत थी उसका जो है 4 गुना से भी कम हम सप्लाई कर पाए। जरूरत थी
3300 मीट्रिक टन की, और हम कितना सप्लाई कर पाए, 800 मीट्रिक टन सप्लाई कर पाए। इसे बोला गया है कि बहुत सारी जो फसलें हैं, जैसे गोभी हो गया और भी बहुत सारे फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, उनको जो फर्टिलाइजर मिलना था वो समय पर नहीं मिल पाया। तो ये जो है समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट हमने जो है भविष्य सिक्योर कर लिया है। आपने जो है, एक कॉमेडियन है रवि गुप्ता, उनका नाम सुना होगा, उनका एक स्टेटमेंट है कि कल के पैसे हैं मेरे पास, परसों की चिंता हो रही है। तो यहाँ पर है कि हमने परसों का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन कल का हमारे पास बंदोबस्त नहीं था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं तो भारत अपनी ऊर्जा और उर्वरक जो आवश्यकताएं हैं, उनका जो आयात है लगभग जो है 60% से ज्यादा, देखो लिखा है रिपोर्ट के अनुसार देश अपनी लगभग 60% से ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया। इसके अलावा करीब 40% यूरिया की आपूर्ति इन्हीं देशों के माध्यम से करता था जहां पर ये सारा युद्ध छिड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इंडिया टू इंपोर्ट 64 लाख जो टन यूरिया है, इसके साथ जो 19 लाख टन हमने अदर फर्टिलाइजर्स जो है क्या किया, खरीदने की बात। देखो लिखा है आयात करेगा 19 लाख टन हम अन्य उर्वरक, और साथ में जो है 64 लाख टन जो यूरिया, इसको आयात करने की हमने लगातार बात की थी। अब बुआई के दौरान ही किसानों को फर्टिलाइजर्स मिल पाए, इसी वजह से ये यहाँ पर किया गया। बात करें यहाँ पर जो इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है, 2 मिलियन टन यूरिया उत्पादित करेगा, यहाँ पर ये बोला गया है, और अगले 2 सालों में रेडी हो जाएगा। अब देखो समस्या ये हमारे पास है कि अगले 2 सालों में रेडी हो जाएगा, वो 2 साल हम कैसे काम चलाने वाले हैं, उसी पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। रसिया से तो चलो हमारे साथ ऑलरेडी है, जहां से हम ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे। चीन का मैंने बताया कि हमने बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। सऊदी अरब का आप देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया में आ जाएगा, ओमान भी वहीं पर आ जाता है, और मोरक्को भी वहीं पर आ जाएगा। ये रहा आपका मोरक्को हो गया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा आपका ओमान हो गया। तो ये सारे जो रास्ते थे हमारे बंद हो गए, तो हमने जो है दूसरा रास्ता निकाला है, और हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा कौन कौन से इलाके हैं, कितना % तेल और गैस हम आयात करते हैं, लंबे समय से चर्चा में था। अब देखो बात करते हैं कि आखिरकार जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कितना करते हैं। तो भारत को हर साल लगभग जो है 400 लाख मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से हम 300 लाख मीट्रिक टन उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन हमें 100 लाख मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है, और वही हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस बार आप देखेंगे तो हमने लगभग जो है 2025 में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यूरिया के इंपोर्ट में। अब जो इतना पैसा खर्चा कर ही रहे हैं, तो इस पे ध्यान दिया गया कि क्यों ना हम एक ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, इससे कम पैसा लगेगा और हमारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, साथ में भविष्य भी सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसी पर लगातार बात की जा रही है। देखो अब ये जो ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है, तो हम बात करते हैं तो भारत की 3 कंपनियां हैं, और इसमें एक कंपनी रसिया के रहने वाली है। भारत की जो 3 कंपनियां हैं, पहली है भारतीय कंपनियों में यहाँ पर इंडियन पोटास लिमिटेड है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, और तीसरा है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यहाँ पर 10 लाख करोड़ हम देने वाले हैं, और 10,000 करोड़ हम देने वाले हैं, और 10,000 करोड़ कौन, रूस की कंपनी जो यहाँ पर है यूराल केम ग्रुप, ये जो है पैसा लगा करके साथ में हम काम करेंगे। चलो ये हो गया, हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया, लेकिन प्रेजेंट में अभी क्या, अभी 2 साल तक हम काम कैसे चलाएंगे। तो बोला जा रहा है कि भारत को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि हम जो निर्भर थे मोस्टली खाड़ी देशों पर, वो हमें बदलना पड़ेगा। बदलने के साथ यहाँ पर है एक, चलो रसिया हो गया, इसके अलावा हमें कनाडा है, ओमान है, अफ्रीकन कंट्रीज पर शिफ्ट करने की जरूरत है। दूसरा हो सकता है बफर स्टॉक, जब पता है हमें कि चलो इन पर निर्भर है और बार बार समस्या खड़ी हो रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू करें, ताकि कभी कोई समस्या हो तो एटलीस्ट हमारे पास बैकअप रहे। तीसरा यहाँ पर है डीबीटी के माध्यम से भी हम इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर चाहें कि लॉन्ग टर्म इस समस्या को खत्म करना हो, तो क्या करें, हम नैनो यूरिया को प्रमोट कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रीन अमोनिया को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया की, नैनो यूरिया को बनाने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है CO2। इनको जो है 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और साथ में इतना प्रेशर के साथ क्या है, स्प्रेड अर्वर में कन्वर्ट करके यहाँ पर बोटल्स में ये बोटलिंग की जाती है, और आप आराम से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा हमारा है ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया का मतलब समझिए ग्रीन हाइड्रोजन से। तो अमोनिया आपको ऐसे बनाना है कि वहां पर जो एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिन्यूएबल प्रकार का हो। रिन्यूएबल प्रकार का मतलब यहाँ पर है, या फिर आप जो है विंड एनर्जी इस्तेमाल कर लीजिए, सोलर प्लांट्स इस्तेमाल कर लीजिए, या किसी भी प्रकार का ऐसा एनर्जी सोर्स जो कार्बन एमिशन ना करे, तो हम उसको ग्रीन अमोनिया के नाम से जानेंगे। चलो अब यहाँ तक हमने ऑलरेडी समझ लिया कि ठीक है, हम दोनों ने
हमने जो है बात कर ली, रसिया ने और भारत ने भविष्य की समस्या को खत्म कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जो है भारत को किसी और चीज पर भी फोकस करना चाहिए? अभी भी हम देखो निर्भर कर रहे हैं रसिया पर। अभी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कल को अगर खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जो है अभी भी एक कृषि प्रधान देश हैं और हम जो है आने वाले दशकों तक भी कृषि प्रधान देश रहेंगे और उर्वरकों की जरूरत जो है लगातार पड़ती ही रहेगी। तो हमें बफर स्टॉक के अलावा और साथ में रसिया के साथ जो हमने एमओयू साइन किया है, इसके अलावा क्या और करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और इस समस्या का समाधान हमें परमानेंट मिल पाए? तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।